हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास के अंतर्गत यानी हम डेली राजस्थान भूगोल की क्लास के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के 3 प्रमुख भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर चुके थे। और हम आज यानी पीछे की 2 क्लासों से हम थार के मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने थार के मरुस्थल की उत्पत्ति वगैरह देख ली, उसका क्षेत्रफल कितना है थार के मरुस्थल का राजस्थान में, उसमें कितने % जनसंख्या है, जनघनत्व के क्षेत्र के मामले में थार के मरुस्थल का कौन सा स्थान आ जाता है, और थार के मरुस्थल में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, फसल कौन सी प्रमुख है, थार के मरुस्थल में कौन सी प्रमुख फसल होती है, उसमें चट्टानें कौन कौन सी है। इस प्रकार हमने थार के मरुस्थल की जो सामान्य जानकारी थी और विशेषताओं की बात कर चुके थे। फिर हमने थार के मरुस्थल की शब्दावली के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले थली का अध्ययन किया था। थली जो अपने थार के मरुस्थल को स्थानीय नाम से थली के नाम से भी जाना जाता है, और एक जो अपने थार के मरुस्थल में लूणी नदी प्रवाहित होती है, उसके जो उत्तरी भाग है यानी लूणी बेसिन के उत्तरी भाग, लूणी बेसिन का जो उत्तरी भाग है उसे थली के नाम से जाना जाता है। तो फिर हम आज दूसरी शब्दावली लू के रूप में चर्चा करेंगे कि लू जो थार के मरुस्थल में हमारे सामने लू शब्द देखने को मिलता है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो लू की अगर हम बात करें तो लू एक स्थानीय गर्म पवन का नाम है। स्थानीय गर्म यानी थार के मरुस्थल के लोग या थार के मरुस्थल के भूभाग में लू चलती है ग्रीष्म ऋतु में, मई जून के माह में, तो वो स्थानीय गर्म पवन हो गई। तो बात करें कि ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में जो चलने वाली गर्म एवं शुष्क जो स्थानीय पवन है, उसे ही लू के नाम से जाना जाता है। तो बात करें कि स्थानीय जो गर्म पवन है, जो स्थानीय गर्म पवन है, उसे किस नाम से जाना जाता है? लू से। तो अगर हम बात करना चाहेंगे ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो लगभग मई जून में यह लू बहुत ही मात्रा में, तो हम मारवाड़ी क्षेत्र में मारवाड़ भाषा में हम कह भी सकते हैं कि लू देखो कितनी तेज चल रही है। लू ग्रीष्म ऋतु तावड़ो पड़े है, लू चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन, ठीक है, ये हो गई लू। अब फिर बात करना चाहेंगे हमारे सामने एक शब्द देखने को मिलता है थार के मरुस्थल में, बबूलिया। अपा क्या करा अपनी मारवाड़ी भाषा में बबूलियो आगो, बबूलियो बबूलिया। तो बात करते हैं बबूलिया क्या है। तो बबूलिया एक अचानक से आने वाला वायु का चक्रवात है, यानी अचानक से आने वाला। तो बात करें कि अचानक से आने वाला क्या वायु का चक्रवात हो गया। अब बात करें कि चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात की अगर हम बात करना चाहें, चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात क्या है कि धरातल, मान लो पृथ्वी के धरातल के किसी स्थान पर यदि अपने तापमान में अचानक रूप से वृद्धि हो जाए, तापमान में अगर अचानक रूप से वृद्धि होगी तो वहाँ का वायुदाब तो कम हो जाएगा, जिससे वहाँ पर उच्च वायुदाब की पवनें चलेगी और जो केंद्र की तरफ से आएगी यानी केंद्र परिधि की तरफ से आएगी। तो बात करें कि सबसे पहले केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये धरातल हो गया, मान लो अपना धरातल। तो ये धरातल का कोई बिंदु हो गया, धरातल के बिंदु, तो धरातल के बिंदु से, जब धरातल के बिंदु से यह सूर्य हो गया, जब धरातल के किसी स्थान विशेष पर यदि तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो ये केंद्र हो गया। केंद्र में अगर तापमान की बात करें, तापमान में अगर अचानक से वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि, तो केंद्र में तापमान में वृद्धि होगी, तो तापमान में वृद्धि होने से वायुदाब में कमी आएगी, अगर वायुदाब में कमी आएगी, ठीक है, तापमान में वृद्धि होगी, यानी धरातल के किसी स्थान पर तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो वहाँ का वायुदाब में कमी आएगी, जिससे उच्च वायुदाब से जो पवनें चलेगी वो परिधि से केंद्र की होगी। ये केंद्र हो गया, मैंने आपको केंद्र बता दिया। तो बात करें कि ये सूर्य से अचानक रूप से तापमान में वृद्धि होगी तो जो पवनें चलती हैं, जो परिधि से जो पवनें आती हैं केंद्र की तरफ जो पवनें आती हैं वो क्या होगी,
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएगी, वायुदाब में कमी होगी तो उच्च वायुदाब परिधि के ऊपर यहाँ क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा, परिधि में उच्च वायुदाब बनेगा, उच्च वायुदाब। तो उच्च वायुदाब बनेगा तो केंद्र में क्या होगा कि जो पवनें आ रही है वो चक्कर के रूप में ऊपर उठेगी, जो अपना केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से क्या होगा, केंद्र से जो वायु है वो चक्कर के रूप में ऊपर उठेगी, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होगी। चक्रवात की उत्पत्ति होगी तो उसे बुलबुले के नाम से जाना जाएगा। तो बात करेंगे यह परिधि है, उसमें उच्च वायुदाब उत्पन्न होगा और जो अपने केंद्र है वहाँ पर वायुदाब में कमी होगी और तापमान में वृद्धि होगी। यहाँ पे तापमान में वृद्धि तो यहाँ तापमान में कमी आएगी, जिससे किसका उत्पत्ति होगी, बुलबुले की। इसे क्या कहते हैं, बुलबुला, चक्रवात, ठीक है। इस प्रकार यह हो गया बुलबुला। अब बात करना चाहें हम, हमारे सामने एक शब्द और आता है माउट। माउट क्या होता है, माउट। ये कई बार एग्जाम में माउट से कई बार प्रश्न बन चुका है, माउट से। तो अगर हम माउट की बात करना चाहें तो माउट एक चक्रवाती वर्षा है जो कि शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है, उसे माउट के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने उत्तरी यानी भारत के उत्तर पश्चिम में ये वर्षा सर्वाधिक होती है माउट से, जो कि कौन सी ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती वर्षा से माउट की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे ये रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है सर्वाधिक। तो रबी की फसल में हम बात करें तो गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसी कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे की भी संज्ञा दी गई है, यानी गोल्डन ड्रॉप्स, माउट, ये सब एक ही चीज़ हो गई। जो कि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है माउट की, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से। तो बात करना चाहें कि माउट ये एक चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा। बात करें कि कौन सी ऋतु में होती है चक्रवाती वर्षा, जो कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, ठीक है। अब बात करेंगे अगर इसकी उत्पत्ति की बात करना चाहें तो जो अपना भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ से माउट की उत्पत्ति होती है। फिर बात करें कि इस भूमध्य सागर से जो स्थानीय पवनें चलती हैं उसे भूमध्य सागर से माउट की उत्पत्ति होगी। बात करें कि ये किस क्षेत्र में बारिश करवाता है, माउट से किस क्षेत्र में बारिश होती है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में होगी। तो राजस्थान में भी उत्तर पश्चिम में बारिश होगी, तो राजस्थान में माउट से बारिश होगी भारत के। तो इसकी बारिश, क्योंकि राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो माउट से राजस्थान में भी बारिश होगी, जो रबी के फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी। इसीलिए ये गेहूं के लिए भी सर्वाधिक बारिश यानी रबी की फसल में होगी, तो गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा करवाता है माउट से वर्षा। और बात करना चाहें कि यह रबी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, रबी की फसल के लिए। रबी की फसल में हम बात करना चाहें तो मुख्य फसल गेहूं आ जाता है, रबी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी आ जाते हैं। और आपसे पूछा जाए तो गेहूं, इसका एग्जाम्पल के रूप में आप गेहूं लिख सकते हो। फिर बात करना चाहें कि माउट को और किस नाम से जाना जाता है, माउट को और किसकी संख्या दी गई है, तो माउट को गोल्डन ड्रॉप्स, माउट को गोल्डन ड्रॉप्स भी बोल सकते हो। गोल्डन यानी सुनहरा, ड्रॉप्स यानी बूंद, तो सुनहरी बूंदे भी लिख सकते हो आप, सुनहरी बूंदे की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये हो गई माउट। अब अगर हम बात करना चाहें कि एक शब्द अपने को सामने आता है पूर्वैया। अगर हम पूर्वैया की बात करना चाहें कि ये क्या है, तो पूर्वैया एक सामयिक पवनें होती है जो मानसून, इसे मानसून पवनें भी कह सकते हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून से इसकी उत्पत्ति होती है। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून से, जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी शाखा से उत्पत्ति होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से पूर्वैया की उत्पत्ति होती है, जो कि एक सामयिक पवनें हो गई, जो कि मानसून
के लिए उत्तरदायी होती है, जो कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। अगर इसकी उत्पत्ति की हम बात करना चाहें तो जो पूर्वइया है इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से होती है, जो कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 90% वर्षा राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से होती है। 10% बारिश से ओनली अरब सागरी शाखा से होती है। तो बात करना चाहें कि पूर्वइया ये एक सामयिक पवन होगी। पूर्वइया एक सामयिक पवन है। बात करें कि इसे और किस नाम से तो जाना जाता है, तो ये मानसून पवन हो गई। अब बात करें कि इससे पूर्वइया से किस ऋतु में बारिश होती है, तो ये ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्पत्ति हो गई। फिर बात करें कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा की मानसूनी पवने के रूप में आती है, इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करना चाहें तो ये हिंद महासागर की जो दक्षिण पश्चिमी से होती है, जो कि राजस्थान में अगर हम बात करना चाहें कि सर्वाधिक तो बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है राजस्थान में। तो अगर हम बात करना चाहें कि दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वइया की उत्पत्ति हो गई, और बात करना चाहें कि बंगाल की खाड़ी शाखा की पवन हो गई। फिर अगर हम बात करना चाहें पूर्वइया की उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति की हम बात करना चाहें तो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, उत्पत्ति की बात हो गई। अब बात करें कि अगर राजस्थान में कौन सी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राजस्थान में जो अपनी बंगाल की खाड़ी शाखा उससे सर्वाधिक बारिश होती है, और इसीलिए राजस्थान में मानसून का जुआ भी कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें कि राजस्थान में पूर्वइया का प्रवेश किस जिले से होता है, तो झालावाड़ से प्रवेश होता है, अर्थात हाड़ौती के पठार से भी बोल सकते हैं या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से भी बोल सकते हैं। तो बात करना चाहें कि हम राजस्थान में उत्पत्ति यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तो हो गई किससे, बंगाल की खाड़ी से। और अगर हम बात करना चाहें भारत के संदर्भ में अगर और देखना चाहें, ठीक है, तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो ये तो हो गया अपना अरब सागर, और ये होगी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। फिर बात करना चाहें कि हिंद महासागर आ जाता है। अब बात करें कि राजस्थान में कौन सी शाखा से सर्वाधिक बारिश होती है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर बंगाल की खाड़ी से होकर जो शाखा गुजरती है उससे राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है, जो राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। इसी से राजस्थान में 90% से अधिक बारिश होती है, यानी 90% से बारिश होती है। और जो अरब सागरी शाखा है इससे राजस्थान में 10% बारिश होती है। तो अगर हम बात करना चाहें जो अरब सागरी शाखा से जो दक्षिण पश्चिमी शाखा से बारिश होती है वो तो कितनी होती है, ये तो अरब सागरी शाखा यानी बंगाल की खाड़ी अरब सागरी शाखा से जो दक्षिण पश्चिम मानसून से गुजरती है वो तो अपने राजस्थान में अरावली के समानांतर से होकर गुजर जाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी शाखा की जो दक्षिण पश्चिमी शाखा है ये जो अपना छोटा नागपुर का पठार आता है झारखंड में, उससे टकराकर राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। ये हो गई राजस्थान में। अगर हम बात करना चाहें तो अरावली पर्वतमाला आ जाती है। अरावली पर्वतमाला की अरब सागर की जो दक्षिण पश्चिम शाखा है ये समानांतर गुजर जाती है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है यानी हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है। इसी से राजस्थान में 90% बारिश होती है। तो अगर बात करना चाहें कि बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में बारिश, तो वो आ जाती है 90%। और हम बात करना चाहें अरब सागर से राजस्थान में बारिश, तो 10% राजस्थान में। फिर बात करना चाहेंगे राजस्थान में
किसकी प्रवेश पुरवैया का प्रवेश स्थल की हम बात करना चाहिए, राजस्थान पूर्व का प्रवेश स्थल, तो वो आ जाता है कहाँ से, झालावाड़ से। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश अरब बंगाल की खाड़ी से और सर्वाधिक बारिश तो झालावाड़ में होगी। ठीक है। फिर हमारे सामने नेक्स्ट शब्द आता है एक पलाया झील। क्या होती है पलाया झील? तो हमने चर्चा की थी पूर्विया यानी जो अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी शाखा और बंगाल की खाड़ी से शाखा दोनों की चर्चा कर ली। राजस्थान में सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से न्यूनतम 10% वर्षा जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीष्म काल में होती है। ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे कि पलाया झील क्या होती है। तो पलाया झील एक अस्थायी झील है। अस्थायी झील, अस्थायी झील आ जाती है पलाया झील। बात करें कि सबसे पहले पलाया शब्द की अगर हम बात करना चाहें तो ये शब्द स्पेनिश भाषा का शब्द आ जाता है। स्पेनिश भाषा का शब्द है पलाया। फिर बात करना चाहें कि जो अपनी उच्च भूमि यानी जो पलाया झील है ये दो बालू का स्तूप है, या उच्च भूमि से जो घिरा निम्न प्रदेश निम्न क्षेत्र है वहाँ पर पलाया झील की उत्पत्ति होती है। तो मान लो ये अपना धरातल हो गया और ये क्या उच्च भूमि होगी, दो इससे घिरा जो इससे घिरा हुआ जो निम्न प्रदेश है, जो यहाँ पर वर्षा जल जो इकट्ठा होगा उससे जो झील का निर्माण होगा उसे ही पलाया झील की संज्ञा दी गई है। पलाया झील दो बालू का स्तूपों के मध्य, परिभाषा की अगर हम बात करना चाहें भौगोलिक रूप से तो दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ बारिश का जल इकट्ठा होने से जिस झील का निर्माण होता है उसे पलाया झील की संज्ञा दी गई है, जो कि एक अस्थायी झील है। फिर बात करना है कि सर्वाधिक पलाया झील किस क्षेत्र में आ जाते हैं राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में। अगर आपसे जिले की बात करें तो जैसलमेर जिले में पलाया झील सर्वाधिक है। अब भारत में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक पलाया झील किस राज्य में, तो वो राजस्थान आ जाता है। तो हम बात करें कि पलाया एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। और आपसे पूछा जाए कि इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो उच्च भूमि से घिरा जो अपना पलाया झील की हम बात करें तो उच्च भूमि से घिरा हुआ निम्न भूमि क्षेत्र को पलाया झील निम्न भूमि क्षेत्र है। तो पलाया झील की हम बात करी थी कि दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र जिससे पलाया झील का निर्माण होता है, जो कि एक अस्थायी झील हो गई। ये स्पेनिश पलाया स्पेनिश भाषा का शब्द हो गया। अब बात करें कि हम आगे की सर्वाधिक पलाया झील किस जिले में है, तो जैसलमेर में आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक पलाया झील किस राज्य में है, तो राजस्थान में आ जाता है। तो अगर बात करें कि सर्वाधिक पलाया झील तो पलाया झील सर्वाधिक पलाया झील की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान आ जाता है। राजस्थान के संदर्भ में पश्चिमी राजस्थान में अगर आपसे ज़िले की बात करें कि किस ज़िले में आ जाते हैं, तो वो आ जाता है जैसलमेर ज़िला। अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आ गई। और अगर हम परिभाषा की हमने बताई थी कि दो बालू का स्तूप के मध्य निम्न भूमि में वर्षा जल को इकट्ठा होने से जो बनी अस्थायी झील होती है उससे पलाया झील की संज्ञा की। यह तो हमने अर्थ देख लिया पलाया झील का क्या अर्थ है। अगर हम परिभाषा के रूप में अगर लिखना चाहें पलाया झील को, तो दो बालू का स्तूपों के मध्य दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र निम्न भूमि जिसमें वर्षा के जल निम्न भूमि क्षेत्र जिसमें वर्षा के जल के इकट्ठा होने से बनी अस्थायी झील क्या कहलाती है, पलाया झील।
ठीक है, ये इतनी बात होगी पलाया झील की। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अपना पलाया झील पूछा जाए तो दो बालुका स्तूपों के मध्य जो वर्षा जल हो गया, वर्षा जल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्षा जल से जो वर्षा जल जब वाष्पीकरण होकर जब उड़ जाता है तो यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रन या टॉड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रन और टॉड हो गया। फिर अगर बात करें कि सर्वाधिक रन किस जिले में है, तो सर्वाधिक रन जैसलमेर जिले में आ जाते हैं। तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें कि टॉड की, अगर हम रन की परिभाषा लिखना चाहें तो पलाया झील में जब वाष्पीकरण की घटना से जब दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रन के नाम से जाना जाता है। तो उसे रन कहा जाता है, रन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक रन किस जिले में है, तो वो जैसलमेर जिले में आ जाते हैं। सर्वाधिक रन की अगर हम बात करना चाहें, सर्वाधिक रन, तो वह जिला आ जाता है जैसलमेर। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख रन कौन कौन से हैं, उन रनों के नाम, तो पोखरण आ जाता है जैसलमेर में, पोखरण के बाद में एक भाकरी आ जाता है, भाकरी के बाद में लवा आ जाता है, लवा, और एक कानोता। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक रन कौन सा सबसे बड़ा रन कौन सा है, तो वो सर्वाधिक रन सबसे बड़ा आ जाता है थोब रन, जो कि बाड़मेर में आ जाता है। और हम बात करें कि जोधपुर में कौन कौन से रन है, तो बाप आ जाता है, फलोदी आ जाते हैं। तो अगर पहुंचा जाए कि सबसे बड़ा रन की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे, सबसे बड़ा रन, तो वो आ जाता है, सबसे बड़ा रन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा रन कौन सा आ जाता है, तो वो बाड़मेर का थोब रन आ जाता है, थोब रन, जो कि बाड़मेर का। अगर हम जोधपुर में रन की बात करना चाहें तो बाप आ जाता है, फलोदी आ जाता है, या आगे जोधपुर के रन। इस प्रकार हमने आज थार के मरुस्थल में जो भी मुख्य शब्दावली थी, यानी ये भी थार के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अगर आपसे खड़ीन पूछा जाए, खड़ीन शब्द पूछा जाए, खड़ीन, ये जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, वो वर्षा जल का संरक्षण करने की एक पद्धति थी। यानी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा जल संरक्षण की विधि हो गई। ठीक है, फिर एक पार्लर पानी की बात करें तो बरसात के जल को ही पार्लर पानी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पीवना भी नाम देखने को मिलता है, जो कि एक मरुस्थल में सर्वाधिक विषैला सर्प की प्रजाति यानी सांप की प्रजाति है। फिर अगर हम बात करना चाहें कि आगे का अपना पॉइंट आ जाता है कि राजस्थान के जो मरुस्थल हैं, कौन कौन से राजस्थान में मरुस्थल हैं, उसके प्रकार की चर्चा करेंगे। हमादा मरुस्थल किस जिलों में है, इसका विस्तार। रेग मरुस्थल का किन किन जिलों में विस्तार है। इर्ग का, यानी इस मरुस्थल को कितने प्रकार के विभाजन किया गया है, कितने प्रकार में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।